संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों कांग्रेसी भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा काफी चर्चा में रहे। राहुल गांधी जहां दो सांसदों पर जानबूझकर जानलेवा हमला करने और महिला आदिवासी सांसद फांगनो कोन्याक को प्रताड़ित करने की वजह से पूरे देश में बदनाम हुए, तो प्रियंका गांधी वाड्रा फलस्तीन तो कभी बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों के पक्ष में लिखे नारे वाला बैग लेकर संसद में पहुंच रही थी। राहुल गांधी के द्वारा सांसदों को घायल किए जाने के दूसरे दिन बीजेपी सांसद अपराजिता षडंगी ने कुछ ऐसा किया जिससे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बगले झांकने को मजबूर हो गए। असल में पहले फलस्तीन और फिर बांग्लादेश वाले के सहारे प्रियंका वाड्रा हिंदू और मुस्लिम दोनों को साधने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में बीजेपी सांसद अपराजिता षडंगी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को 1984 लिखा एक बैग थमा दिया। इस बैग पर लाल रंग से 1984 लिखा गया था, जो 1984 में हुए सिखों के नरसंहार की याद दिलाता है। पहले तो प्रियंका वाड्रा ने बैग थाम लिया और फिर उनसे बोलते ही नहीं बना। मतलब कि जो बैग पॉलिटिक्स प्रियंका वाड्रा कर रही थी वो उन पर ही भारी पड़ गई। अपराजिता षडंगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की सार्थकता का सवाल है। कांग्रेस को बार बार देश की जनता नकार रही है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के भाषण को तोड़ मरोड़ कर जनता को दिग्भ्रमित करने के अलावा कांग्रेस के पास कोई बात बची ही नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की करतूतों की याद दिलाने के लिए ये बैग दिया गया। इसमें खून के छींटे भी हैं। 10 दिसंबर को भी प्रियंका गांधी एक बैग लेकर पहुंची थी जिस पर मोदी अडानी भाई भाई लिखा हुआ था। इस पर एक तरफ पीएम मोदी तो दूसरी तरफ गौतम अडानी की तस्वीर छपी हुई थी। वहीं जयंत चौधरी ने चुटकी लेते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा के बैग पर कविता भी सुना दी। संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित की गई, लेकिन वहीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह से ही संसद भवन परिसर में हलचल तेज थी। संसद भवन के मखरद्वार पर सांसदों का जमावड़ा था। इसके बाद विपक्षी सांसद विजय चौक की तरफ बढ़ गए। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की और पीएम मोदी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि अमित शाह ने सदन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान संसद के गेट पर राहुल गांधी ने 2 सांसदों को धक्का मारकर गिरा दिया था, जिससे दोनों घायल हो गए। बाद में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ सांसदों पर जानबूझकर जानलेवा हमला करने सहित कई आपराधिक धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रहा है। संसद में अंबेडकर को लेकर दिए गए अमित शाह के बयान को लेकर बवाल कांग्रेस ने शुरू किया और इसी चक्कर में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई। लेकिन जब मौका सियासत में उसे भुनाने का आया तो अरविंद केजरीवाल उस मुद्दे को लेकर उड़ गए और कांग्रेस हाथ मलती रह गई। जिस वक्त राहुल गांधी संसद में सांसदों पर हमला कर रहे थे, केजरीवाल बयान दे रहे थे कि वे हर दूसरे दिन वाल्मीकि मंदिर जाते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से झूठा बयान था, पर मौका तो केजरीवाल ने पूरी बेशर्मी से भुना दिया। कांग्रेस और राहुल गांधी दिन भर डैमेज कंट्रोल करते रहे और केजरीवाल अंबेडकर का नाम बार बार लेते रहे। हद तो तब हो गई जब केजरीवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के सहारे बना एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें अंबेडकर उनके सिर पर हाथ धरकर आशीर्वाद देते दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि दिल्ली में तो वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ नहीं रहे। केजरीवाल की रणनीति है कि वो किसी तरह आज की तारीख में कांग्रेस ने जो माहौल तैयार किया उसकी पूरी फसल काट ले जाएं। और आम आदमी पार्टी ने एक्स अकाउंट पर एक एआई से बना वीडियो अपलोड किया। जय भीम लिखने के बाद ये वीडियो डाला गया। इस वीडियो में एक तरफ बाबा साहेब आशीर्वाद देने की मुद्रा में और दूसरी तरफ हाथ जोड़े अरविंद केजरीवाल उनके सामने झुके हैं। बैकग्राउंड में अरविंद केजरीवाल की आवाज आती है, मुझे शक्ति दीजिए बाबा साहेब, ताकि मैं उन लोगों से लड़ सकूं जो आपका और संविधान का अपमान करते हैं। बीच बीच में बैकग्राउंड में केजीएफ फिल्म का सुल्तान वाला गाना चल रहा है। यही नहीं, इस वीडियो के ट्वीट करने के बाद ठीक आधे घंटे बाद उनका एक स्टिल फोटो वाला ट्वीट डाला गया जिसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो की पृष्ठभूमि में डॉक्टर अंबेडकर दिख रहे हैं और मोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है, बाबा साहेब सिर्फ एक नेता नहीं है, इस देश की आत्मा है। और इतना ही नहीं, एक सभा को संबोधित करते हुए भी दिख रहे हैं जिसके पर्दे के पीछे लिखा हुआ है, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह आदि बाबा साहेब का महिमा मंडन करते हुए भाजपा को कोसते हुए दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी पार्टी का पोस्टर बॉय बनाने का काम पिछले साल ही कर दिया। आमतौर पर देश में संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों के कार्यालयों में महात्मा गांधी की फोटो जरूर रहती है, पर दिल्ली और पंजाब के सरकारी दफ्तर हों या आम आदमी पार्टी का ऑफिस, हर जगह बाबा साहेब मिलेंगे। इसके साथ ही भगत सिंह की फोटो भी इन जगहों पर बाबा साहेब के साथ मिलती है। दिल्ली के बारे में कहा जाता रहा है कि जिन पार्टियों ने दिल्ली की 13 आरक्षित सीटों पर बहुमत हासिल किया उसे ही दिल्ली की सरकार बनाने का मौका मिलता है। ये क्रम 1993 से चला आ रहा है, जब बीजेपी ने 13 में से 8 पर जीत हासिल की थी। 1998 में कांग्रेस ने 12 आरक्षित सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। इसी तरह 2003 और 2008 में भी कांग्रेस की इन सीटों पर बढ़त थी और सरकार बनी।
2013 से आम आदमी पार्टी इन सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज करती रही है और सरकार भी बना रही है। शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल के सारे दांव इन दिनों उल्टे पड़ रहे हैं। एक तरफ तो भ्रष्टाचार घोटाला, रोहिंग्या के मुद्दे पर केजरीवाल पहले से ही पिछड़ चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से दिल्ली की झुग्गियों में अपना पूरा अभियान चलाया, उसने केजरीवाल को अंदर तक हिला दिया और बाकी की कसर असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी कर दी। यही वजह है कि बीजेपी के झुग्गी अभियान की काट के लिए अरविंद केजरीवाल संसद में दिए गए अमित शाह के बयान को एडिट करने न सिर्फ प्रचारित करने लगे, बल्कि बाबा साहेब का एक नकली वीडियो बनवा लिया जिसमें बाबा साहेब अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। बाबा साहेब के नाम पर केजरीवाल की ये घटिया सियासत पूरे उफान पर है। लेकिन जिस वाल्मीकि मंदिर में केजरीवाल हर दूसरे दिन जाने का दावा कर रहे हैं, उसी बस्ती के लोगों का कहना है कि 5 साल तक केजरीवाल इस इलाके में कहीं झांके भी नहीं। दलितों की सियासत में बीजेपी के हाथों पिछड़ने के बाद ओवैसी ने कुरान की बेअदबी का मुद्दा उछालकर केजरीवाल को मुश्किल में फंसा दिया, तो केजरीवाल को अपना घोषित उम्मीदवार को मैदान से हटाना पड़ गया। पहले बीजेपी और फिर ओवैसी ने कुरान की बेअदबी मामले में दोषी पाए गए विधायक नरेश यादव को पार्टी से निकलवाने की मांग की, तो केजरीवाल ने उसे उम्मीदवार बना दिया। लेकिन जब खेल बिगड़ता दिखा तो नरेश यादव ने केजरीवाल को मैदान से हटाकर महेंद्र चौधरी को महरौली सीट से उम्मीदवार बना दिया। ये सब केजरीवाल ने मुस्लिम वोट बचाने के लिए किया। आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट में जब 38 प्रत्याशियों की लिस्ट हुई जारी, तो नरेश यादव का नाम दिखते ही उस विवाद को और हवा मिल गई जो पंजाब की एक अदालत के आदेश के बाद से ही उत्पन्न हो गई थी। पंजाब के मलेरकोटला की एक अदालत ने 30 नवंबर को नरेश यादव को कुरान की तौहीन का दोषी बताते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उन पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत का फैसला आने के बाद भाजपा, कांग्रेस, AIMIM समेत कई दलों के और नेताओं के द्वारा नरेश यादव को निष्कासित किए जाने की मांग की गई थी। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे ने तो सड़क पर उतरकर बड़ा प्रदर्शन भी किया था। नरेश यादव को पार्टी से निकालने के बजाय केजरीवाल जब उन्हें महरौली से एक बार फिर टिकट देने लगे, तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया और भाजपा और कांग्रेस ने मुसलमानों को लेकर आम आदमी पार्टी के रुख पर सवाल उठाए, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी AIMIM ने मुस्तफाबाद में बड़ा प्रदर्शन किया, जहां उसने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट देकर ध्रुवीकरण को हवा दे दी। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने इस सीट पर प्रचार करते हुए केजरीवाल पर जोरदार प्रहार किया। AIMIM लगातार मुसलमानों के बीच जाकर कह रही थी कि कुरान की तौहीन के दोषी नेता को आपने टिकट देकर मुसलमानों के मुंह पर तमाचा मारा है। जानकारों का मानना है कि मुसलमानों के बीच जिस तरह से AIMIM और कांग्रेस ने कुरान का मुद्दा उठाया, उससे केजरीवाल को चुनाव में नुकसान की आशंका थी। पार्टी को 2013 से ही विधानसभा चुनाव में अधिकतर मुसलमानों का वोट मिलता रहा है। बताया जा रहा है कि नरेश यादव को लेकर बढ़ते विवाद से पार्टी के अंदर भी विरोध के स्वर थे। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी असहज थे। प्रचार के दौरान अक्सर उनसे सवाल किया जाता था। कुछ उम्मीदवारों ने शीर्ष नेतृत्व को अवगत भी कराया था। पार्टी ने अब उम्मीदवार बदलकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। हाथ में संविधान की कॉपी और मुंह में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेने से कुछ नहीं होता। न नीयत बदलती है और न ही नीति। राहुल गांधी के हमले से घायल बीजेपी के दोनों बुजुर्ग सांसद ICU में पहुंच गए। बावजूद उसके राहुल गांधी अपनी अकड़ दिखाते रहे। प्रताप षडंगी का सिर फूटा, काफी खून बहा, उनके सिर में कई टांके लगाने पड़े, लेकिन व्हील चेयर पर बैठे प्रताप षडंगी के पास जब राहुल गांधी आए तो माफी मांगने की जगह अपना रुआब झाड़ने लगे। राहुल गांधी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ है कि प्रताप षडंगी के पास पहुंचकर राहुल गांधी अकड़ दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को ऐसा करता देख बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वहीं उसी वक्त राहुल गांधी को जमकर फटकारा। वीडियो में नजर आ रहा है कि संसद परिसर में भीड़ के बीच भाजपा सांसद सारंगी बैठे हुए हैं, उनको दवा लगाई जा रही है और इस बीच राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं। वीडियो में निशिकांत दुबे को कहते हुए सुना जा सकता है कि आपको शर्म नहीं आती क्या राहुल गांधी, आप गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया। इसके बाद राहुल वापस चले जाते और फिर से वही आरोप लगाते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव राहुल गांधी की इस घटिया हरकत के बाद कह रहे हैं कि गांधी परिवार के वंशज का अहंकार देखिए। भाजपा के बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी को चोट पहुंचाने के बाद माफी मांगने के बजाय आरोपों के साथ वापस जा रहे हैं। मोहब्बत की दुकान के लिए इतना कुछ। कांग्रेस का लोकतंत्र पर कलंक की तरह बने रहना जारी है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ पार्लियामेंट थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के संसद में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान संसद परिसर में जो हुआ वो भारत के संसदीय इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और सांसद मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। व्हीलचेयर पर बैठे सारंगी का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। हालांकि राहुल गांधी ने इन आरोपों को झूठा करार दिया और संसद परिसर में जो भी हुआ वो संसदीय इतिहास पर एक दाग की तरह दर्ज हो गया। आखिर ऐसा भी क्या विरोध कि किसी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़े? क्या सारी संसदीय मान मर्यादा भूल गए हमारे माननीय? अफसोस कि हम ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं जिसकी वजह से भारत को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। सारंगी के अलावा भाजपा सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हुए। सारंगी को व्हील चेयर पर और राजपूत को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस ले जाया गया। बाद में दोनों घायल सांसदों को यहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। पता चला कि राजपूत को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। राहुल गांधी ने धक्का मुक्की के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विपक्षी सांसदों को संसद भवन में जाने से रोका और धमकी दी। उन्होंने कहा कि संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि मैं संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे और राहुल गांधी ने दावा किया कि विपक्षी नेताओं के साथ धक्का मुक्की हो गई, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को आईसीयू में रखा गया है, दोनों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि उन दोनों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के सिर में चोट लगी थी। ये लगभग 11:30 बजे अस्पताल पहुंचे। प्रताप सारंगी के माथे पर चोट लगी थी। जब वे आए तो खून बहुत बह चुका था। हम उन्हें टाँके लगवाने के लिए ले गए क्योंकि ये बहुत गहरा घाव था। उनका रक्तचाप भी बढ़ गया था, इसलिए हम परीक्षण करवा रहे हैं और रक्तचाप को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मस्तिष्क का सीटी स्कैन भी करवा रहे हैं। संसद परिसर में राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी के 2 सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को ही घायल नहीं किया, बल्कि बेहद शर्मनाक तरीके से अनुसूचित जनजाति की महिला सांसद को भी धक्का मारा। राहुल गांधी की इस घटिया हरकत से आहत नागालैंड से पहली महिला सांसद बनी एस फांगनोक कोन्याक ने रोते हुए सभापति जगदीप धनखड़ से शिकायत की। फांगनोक कोन्याक न सिर्फ नागालैंड से बनने वाली पहली सांसद है, बल्कि राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद भी बनी है। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी हनक में उन्हें भी प्रताड़ित किया। फांगनोक कोन्याक ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने महिला सांसद को धक्का दिया और जिससे वो डर गईं और असहज हो गईं। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने भी ये स्वीकार किया कि उनके पास महिला सांसद की शिकायत आई है। महिला सांसद उनके पास रोते हुए आई थी। दरअसल नागालैंड की सांसद फांगनोक कोन्याक ने खुद पर हमला होने का आरोप लगाया और इस मामले में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिला सांसद मेरे पास रोती हुई आई थी, मेरे पास सूचना है, उन्होंने मुझे लिखित शिकायत दी है, सांसद मुझसे मिली हैं, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, वो बहुत शॉक थी, मैं इस मामले पर ध्यान दे रहा हूँ। इस झड़प को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस बौखला गई है। राहुल ने गैर प्रजातांत्रिक तरीके से हमारे सांसदों के साथ धक्का मुक्की की है। हमारे सांसद घायल हुए हैं। नागालैंड की बीजेपी महिला सांसद फांगनोक कोन्याक को राहुल गांधी ने धक्का दिया और वो प्रताड़ना के बराबर है। इसको लेकर बीजेपी सांसद फांगनोक कोन्याक ने कहा कि राज्यसभा के चेयरमैन से मिल चुकी हूं, मैं अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हूं। अभी मेरा दिल बहुत भारी है। आज मैं बाहर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रही थी। राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आकर खड़े हो गए। मैं अनकंफर्टेबल हो गई थी। राहुल गांधी मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। राहुल गांधी को शोभा नहीं देता कि एक महिला सांसद पर वो ऐसे चिल्लाए। मैं बहुत दुखी, मैं सुरक्षा चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अनुसूचित जनजाति वर्ग से ताल्लुक रखती हूँ और राहुल का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। सांसद फांगनोक कोन्याक ने इस घटना के बारे में बताया कि विपक्षी नेता राहुल गांधी मेरे पास आए, मुझे ये पसंद नहीं आया और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। आज जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनके धमकाने के तरीके की सराहना नहीं करनी चाहिए। मैंने इस मामले में राज्यसभा अध्यक्ष को शिकायत भी दर्ज कराई है। फांगनोक कोन्याक ने आगे कहा कि मैं नागालैंड की अनुसूचित जनजाति समुदाय से आती हूं। मैं एक महिला सदस्य हूं। मेरी गरिमा और मेरे आत्मसम्मान को विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी द्वारा गहरे आघात पहुंचाए गए। इसलिए सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे सुरक्षा की मांग करती हूं। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और सवाल ये उठाया कि सांसदों के बीच व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर कितनी सहनशीलता दिखाया जाना चाहिए। फांगनोक कोन्याक की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जल्द ही कदम उठाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
कोन्याक ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ राहुल गांधी के खिलाफ शिकायती पत्र लिखा कि मैं मकर द्वार की सीढ़ियों से ठीक नीचे हाथ में एक तख्ती लिए खड़ी थी। सुरक्षा कर्मचारियों ने दूसरे दलों के सांसदों के लिए प्रवेश द्वार तक रास्ता बनाए रखा था। अचानक विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी अन्य पार्टी सांसदों के साथ मेरे सामने आए, जबकि उनके लिए रास्ता बनाया गया था। उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। वे मेरे इतने करीब आ गए कि मैं पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो गई और एक महिला सदस्य होने के नाते मुझे बहुत असहज महसूस हुआ।